नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात खाली के एक और नए अंक में। और अंक तालिका में हम उस अंक तक पहुंच गए हैं जो सुनने में खतरा साउंड करता है, क्योंकि ये 17 है और 17 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एज होती है। इस एज में मतलब कैसे पता लगाएं कि जो 17 का है उसको समझ नहीं है, बस 1 साल या शायद कुछ दिनों बाद समझ आ जाएगी। ये 17 वाली एज जो है वो रहता है ना, कंफ्यूजन वाली एज है। आप बड़े भी नहीं हो, आप छोटे भी नहीं हो, और घर वाले आपको छोटा जैसा ट्रीट करते हैं, कुछ काम आ जाए तो बड़ा जैसा ट्रीट करते हैं। आप कॉलेज में जाने वाले भी हो और स्कूल से पास आउट भी हो गए हो, लेकिन कॉलेज पहुंचे भी नहीं। तो वो बीच वाला जो फेज है ना, टोटल कंफ्यूजन। कुछ लोग 17 की उम्र में बोर्ड एग्जाम से जूझ रहे होते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट। कुछ लोग कहाँ, लगभग लोग। बस कुछ लोग हैं जो 17 में या तो पास हो गए रहते हैं या 11th में रहते हैं या नॉन बोर्ड पे रहते हैं। खैर, उनकी तो अब क्या बताएं, हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। 44 लाख लोग डेट पे जाने वाले हैं, बाय द वे। यही 17 के दरमियानी उम्र के 44 लाख लोग डेट पे जाने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई है। अच्छा मेरा दिल बैठा जा रहा था। Oh my God. हम ही रह गए। क्या हो रहा है ये बस अच्छा अच्छा, आपने किया। कंफ्यूजन दूर कर दिया सबका। तो जैसे ये बोर्ड की डेट्स आती हैं, मतलब कुछ तो डीएनए में बदल जाता है घर में। हाँ, फिर वो प्रेशराइज करना शुरू हो जाता है। पिताजी को टेंशन हो जाती है, मेरा बेटा फेल हो गया तो मैं ऑफिस में बाकी लोगों को क्या बोलूंगा। फिर मम्मी का टेंशन कि कहीं ज्यादा नंबर लाके पास हो गए तो मिठाइयों का खर्चा बढ़ जाएगा, फिर और पड़ोसी ये भी आएंगे। कि, किसी से कंपैरिजन भी तो होता है कि उससे कम नहीं आने चाहिए, ये भी रहता है। हाँ, ये दो लोग अक्सर होते हैं, शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी का बेटा। एक तो बोर्ड एग्जाम में ये कैलकुलेशन चल रहा होता है कि जो सिलेबस है, गंगाधर के शक्तिमान बनने का वक्त आ गया है। सिलेबस कंप्लीट करना है, ताबड़तोड़ नोट्स बनाए जाएंगे। और इस समय कुछ लोगों को बिजनेस फ्लो देख के ऐसा लगता है कि हमें भी फोटोकॉपी की दुकान खोल लेनी चाहिए। ट्रू। हाँ, और बिल्कुल true। कोचिंग सेंटर्स अभी शुरू होंगे बहुत सारे नए। हाँ, क्रैश कोर्स। हाँ, 1 महीने में सारे सिलेबस कंप्लीट। उसमें क्या क्रैश होता है पता नहीं लेकिन क्रैश कोर्स होता है वो। हाँ, और जेरोक्स वाली बात से तो एकदम देखा देखी है मेरा। ऊपर से वो पर्सन छुट्टी भी मनाता है, वो सिर्फ शाम के या सुबह के 2 या 3 घंटे अपनी शॉप खोलता है, मजे से रहता है। अरे, जेरोक्स के भाव बढ़े हुए रहते हैं, जेरोक्स वाले का भाव अलग बढ़ा रहता है हाँ उसमें। हाँ, वो अलग बिजी रहता है, अभी नहीं, टाइम नहीं, बाद में आना, ऐसे करके। और उसमें भी ना, मतलब एक फ्रेंडली कम्युनिकेशन ग्रुप होता है जिसमें बताते हैं कि यहाँ पे 75 पैसे पर पेज है, वहां पे 50 पैसे पर पेज। हाँ, और यहाँ पे 75 पैसे पे जो है वो लगभग सारे सिलेबस मिल जाएंगे आपको, या सारे और कोर्सेज मिल जाएंगे। मार्केटिंग का जो रिटेल और होलसेल का ज्ञान है यहीं प्राप्त होता है कि 100 पेज के ऊपर कराओगे तो 50 रुपए पर पेज लगेगा। तो ये 17 टाइप का ही मामला रहता है कि मान लो कोई 99 पेज लेकर पहुंचा। हाँ, तो न वो 17 है न वो 18 नहीं, है। फिर ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो लोग ने क्रैक कर लिया है, वो फिर मम्मी पापा अपना और सबका आधार कार्ड लेके जाएंगे, राशन कार्ड लेके जाएंगे, इसका भी फोटोकॉपी कर दो ताकि 100 से पार तो हो जाए। तो वो एक बेनिफिट मिल जाता है लोगों को फिर। लेकिन अभी भी वो एक न्यूज भी आई है ना कि 21 साल के ओल्ड जो लेबरर है, सिर्फ 300 रुपए कमाते हो हर दिन, उन्होंने नीट क्रैक कर लिया, वो भी हाई स्कोर के साथ। तो या उनकी वो न्यूज काफी वायरल हो रही है और उसको देख देख के सब कह रहे हैं क्या। नहीं, इस पे मुझे वो सही लगता है कि जैसे अक्सर ये आता है ना कि एक बहुत ही अभाव में पलने वाले ने नीट क्रैक कर लिया, जैसे ये हाँ। मतलब ये कमेंडेबल अचीवमेंट है। बट ऑन अ लाइटर नोट कि जब आपकी जिंदगी में बहुत अभाव है तो इंटरनेट नहीं है, नेटफ्लिक्स नहीं है, प्राइम नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन तो है ही नहीं। हाँ, ये तो है। जिसने इन सब के होते हुए क्रैक किया, बहादुर तो वो निकला ना। और कभी कभार ये लगता है ना कि हमारे यहाँ जो अपने पेरेंट्स थे हमारे एज ग्रुप के, गलती उनकी है कि हम नीट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी है ना। जो पहला क्राइटेरिया था वही फुलफिल नहीं किया ना उन्होंने, अभाव नहीं दिया हमें, सारी चीजें दे दी, तो हम कैसे क्रैक करते हैं? तो ये गलती तो पेरेंट्स की। मेरा एक दोस्त है, वेल टू डू फैमिली से है, तो उसकी एक फिलोसफी है। वो कहता है कि हर बार एग्जाम होता है और हर बार ऐसी कोई स्टोरी आ जाती है कि किसी रिक्शा पुलर के बच्चे ने क्रैक किया। और ये अचीवमेंट मतलब विपरीत परिस्थितियों में चमकना बहुत तारीफ की बात है, लेकिन वो कहता है इसका ना एक साइलेंट नैरेटिव होता है, अंडर करंट, कि जितने रईस जादे हैं सारे के सारे निकम्मे हैं, कहीं पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं। बोले मुझे उस नैरेटिव से प्रॉब्लम है। वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, दैट्स ओके,
लेकिन ये जो आ जाता है ना कि ये सब कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों ने जेईई या नीट का स्कोर अपना देखा है। कैसे दिलजीत के कॉन्सर्ट के टाइम पे जब टिकट आई, कोल्डप्ले का जब टिकट आया, तो सबको यही लगा कि ये तो हमारे मार्क्स दिखा रहे हैं क्या, इतना ज्यादा लाइन में खड़ा होना पड़ा था सबको और सभी इस चीज से परेशान थे कि हमें टिकट कब मिलेगी। हाँ, इसका एक और दिक्कत ये आता है ना कि ये जो टॉपर्स आते हैं, जो क्रैक करते हैं, जो नो डाउट बहुत अच्छी अचीवमेंट है, बट मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो मैं मार नहीं खाना चाहता बाहर जाके लेकिन ये जाते कहाँ हैं? फिर जब वो डॉक्टर बन के निकल गए या इंजीनियर बन के निकल गए या क्रैकर आईएएस में जो जा रहे हैं वो भी तो यही थे, नहीं, जिन्होंने आईएएस इसमें क्रैक किया वो अभाव में पड़ रहे हैं। एक वो भी है कि हमने ना ये सारी परीक्षाएं जो हैं वो जिंदगी की दिशा तय करती हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हमने इन परीक्षाओं को रियलिटी शोज बना रखा है जो पेरेंट्स के बिहाफ पे कि उसने क्रैक किया है, उसके अचीवमेंट का वो इतना गागा करेंगे, कोचिंग सेंटर वाले ऑफ कोर्स करेंगे, पता पूछने गया है तो भी हमारे कोचिंग सेंटर से आया है टाइप का, तो वो सडनली एक पर्सनैलिटी से एक प्रोडक्ट बन जाते हैं। और प्रोडक्ट के साथ में उनकी मेंटालिटी पे क्या होता है, वो एंजॉय नहीं कर पाते ये जर्नी। सबसे मतलब आपने अचीव किया है और ऑफ कोर्स आगे तो प्रेशर बढ़ता ही है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वो ज्यादा टफ कोर्स आप पढ़ते हैं। हाँ, फिर और उम्मीदें भी वहाँ बढ़ पर गई वो रहती कोचिंग हैं। भी नहीं होती है, वहाँ पे आपको रिग्रेस और ये तो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, तो आपको मतलब कुछ ही समय बाद फील्ड पे भी आना पड़ता है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वो कोर्स का एंजॉयमेंट जो है ना वो चला जाता है। आपने जो कोचिंग की बात की ना कि पता पूछने जाओ तो भी छाप दिए रहते हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टर है और बहुत अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट है। उसके साथ ये हुआ कि एक कोचिंग सेंटर पे उसने जाकर से पूछा कि कब से है कोर्स और क्या है। नीट की जब तैयारी कर रही थी तो तब CGPMT हुआ करता था, तो उन्होंने सिर्फ किया और दूसरे कोचिंग सेंटर पे उन्होंने एडमिशन लिया और क्रैक कर लिया। इस पे मैंने हाँ, अब क्रैक किया तो अगले दिन उनका फोटो छपा वो कोचिंग सेंटर से जहां वो पूछने गई थी कि कैसा है कोर्स। अब वो देख रही है, उसके पापा बोल रहे हैं कि मैंने तुझे यहाँ डाला था, तू यहाँ पढ़ के पास हो गई है, ये क्या है? पैसे कहाँ गए मेरे इतने? मैंने उस पे एक जोक सुना था कि रिजल्ट के बाद जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनका फोटो सेशन हो रहा था, तो एक एक करके वो आ रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। तो एक युवक जो है वो बेंच पे बैठा हुआ था, तो कोचिंग वाले ने बोला, भाई फोटो खिंचा ले। बोले नहीं लगता। अरे खिंचा ले यार, कुछ नहीं होता ऐसे करके। बोले नहीं लगता, जरूरत नहीं है। बोले अरे कोई बात नहीं, हमारे में नहीं पड़ा है, कुछ ले दे के सेटल कर लेंगे, तो फोटो खिंचा ले। वो बोला भाई साहब कुरियर वाला हूँ पार्सल छोड़ने आया था। तो इस टाइप की चीजें हो जाती हैं। बट एनीवे, एक जैसे कोचिंग वाले सफल कैंडिडेट्स का आविष्कार करते हैं, कोरिया की कंपनी ने स्क्रीन का आविष्कार किया है। जो फ़ोन की स्क्रीन है वो फोल्डेबल, स्ट्रेचेबल हो गई है और ऐसी हो गई है कि आप कपड़े पे उसको पहन सकते हैं। अब सोचिए कि आपने पहनी हुई है एक स्क्रीन, उस पे चल रहा है कोई सीरियल, तो कपड़े पे ही। हाँ, जो इंडिया का एक अभी जो मतलब एक ऐतिहासिक काम हुआ है ना कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं हम पर्थ में, जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले 150 में हम आउट हुए, 104 में उनको आउट किया, तो ये मैच चल रहा है। और इंडिया में तो एक जब मैच चल रहा होता है या चुनाव के रिजल्ट आ रहे होते हैं तो स्कोर पूछते ही हैं लोग। हाँ। तो आप जा रहे हैं, पीछे पीछे कोई घूम रहा है, क्या चल रहा है? ये लेकिन बड़ी अजीब सी बात होगी कि आप उसको पहन के घूम रहे हैं, आप नहीं देख पाएंगे ना, अपना पहना हुआ आप कैसे देखेंगे? पीछे वाले सारे लोग आपका पीछा कर रहे हैं, फिर डर, जन सेवा भी कोई चीज नहीं, फिर ये डर आ जाता है ना, यार ये लोग कहीं देख लिए क्या मेरे को पॉकेट मारते हुए, मैं पकड़ाते हुए घूम रहा हूँ। नहीं, मैं इस पे मतलब अगर किसी ने कोई स्क्रीन पहनी हुई है एंड ऑब्वियसली फोल्डेबल टाइप की है तो टच स्क्रीन होगी, तो उस स्क्रीन को टच करना गुड टच होगा, बैड टच होगा। और ऐड आ गए तो स्किप करने के लिए क्या करना होगा? फिर पूरा ऐड देखना होगा फिर तो। हाँ, लोग उसी को धक्का मार रहे हैं। हाँ, ये तू यार इधर टच नहीं करने का। और ये भी है ना कि मतलब वो स्क्रीन के किस हिस्से में स्किप का आइकन आएगा। हाँ। अच्छा, फिर ये हो जाएगा, ए भाई जरा देख के चलो। हाँ, ये फिर कहावत सत्य हो जाएगी उस टाइम पे। लेकिन बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, सोचा किसने होगा ये कि कपड़े में पहन के चलो हाथ में पहन लो घड़ी के जैसा, या जेब में रख लो, या हेलमेट पे लगा लो कि हाँ भाई सामने दिख रहा है, या VR जैसा कुछ हो जाए। कपड़े पे पहनना, और भी पीठ में अगर चल रहा है तो और दिक्कत है। हाँ, कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि इनोवेशन में एक चीज होती है अलग करना, एक होता है अजीब करना। तो उसके फर्क को नहीं माप पाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है। जैसे जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने समझा मैनिफेस्ट उनके हिसाब से इस साल का शब्द है। मैनिफेस्ट हमारे हिसाब से काफी टाइम से चल रहा है। हाँ, हम तो हमारे यहाँ तो जो है सनातन है उससे। तो वो ये वही है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात
तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। हाँ ब्राजील भी, हाँ ब्राजील का है ना, नहीं कैम्ब्रिज, सॉरी कैम्ब्रिज हाँ। मैनिफेस्ट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन और आधे टाइम तक लगता है मैंने यूज किया होगा इस वर्ड को, अगर इस साल का वर्ड है ये तो। वैसे जनरली मैं पूछ रहा हूँ, ये इस पॉडकास्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए बात, मैनिफेस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ बताओ, तुमने सबसे ज्यादा यूज किया है। मैनिफेस्ट का मतलब यही होता है, जैसे अभी बताया ना अनिमेश ने, किसी चीज को बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहना कि वो हो ही जाए, उसको इस तरह से चाहना है और जी लेना है उसमें सोचते टाइम। तो ये प्रेम नहीं होता है? ये प्रेम भी एक तरीके का वही है कि आप क्या, आपकी जो एकदम तगड़ी चाहत है ना, गहरी ख्वाहिश, नहीं उसको तो फिर डिजायर बोलते हैं ना। उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी शंका नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मतलब ये अर्जुन जैसा सिद्धहस्त होना चाहिए कि आंख दिख रही है तो आंख दिख रही है। हाँ, तो कंक्लूजन ये निकला कि मैनिफेस्ट इज मछली की आंख। अच्छा, एक मैनिफेस्ट में आ जाते हैं जूतों पे। जूते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अंबिकापुर में तो और भी इम्पोर्टेंट थे। घर में चोरी हुई, जिनके घर चोरी हुई वो वहाँ की नगर पालिका के उपाध्यक्ष थे, तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए। चोर समझदार था, चेहरा वह ढक के आया था, तो चेहरा तो नहीं पहचाना गया, जूते उसके दिखे। फिर पता चला कि कुछ दिन पहले छठ का त्योहार था और ये जो चोर है ये रिश्तेदार था, वही जूते पहन के उसी घर में छठ में आया था। जूते तो बदल लेता है। तो अच्छा, चोर को कैसे लगा होगा कि मतलब चेहरा तो ठीक ही होगा जूतों से। ये होते हुए भी पहचाना गया जूतों की वजह से। नहीं, वो फिर जाके ये सफाई भी दिया होगा ना, भाई साहब एक जैसे जूते तो हजारों लोग पहनते हैं, आपने कंफर्म कैसे किया मैं ही हूँ? जिसने आइडेंटिफाई किया वो बड़ी बात है। नहीं, जूते बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब हाँ, नहीं ये वो मैंने ऐसा सुना है कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में मैंने सबसे पहले जूते कुछ लोग नोटिस करते हैं कि तुम्हारे जूते अगर अच्छे हैं तो मतलब तो शक्ल नोटिस नहीं करते। 2 फिल्में हैं, एक हम बच्चन साहब की जिसमें वो रिश्ते की बात करने जाते हैं, हाँ, जूतों पे बात आती है। जूते उनके नीचे से उसमें होल होता है। और एक है धड़कन, हाँ, जिसमें सुनील शेट्टी की चप्पल। और एक ही डिबेट चलती भी है कि चप्पल वर्सेस जूता। हाँ, देखिए ठंड के टाइम पे आई थिंक जूता ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप जूतों पे नहीं कर सकते। हाँ, चप्पल चाहिए होती। सिंपल से पता है, टॉयलेट नहीं जा सकते जूता पहन के, चप्पल ही चाहिए उसके लिए। घर में अगर पिताजी मार रहे हैं तो उनके हाथों में चप्पल आती है, जूते नहीं आते, क्योंकि उनको भी पता है चप्पल 100 रुपए की है, जूते 400 के हैं। और ये इतना ढीठ है अपना बच्चा, क्यों वही तो पैदा किया ना, 2 पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, उनको पता है ये चप्पल से ही सुधरेगा, सस्ते में मारो इसको, महंगे पे नहीं। कुछ जूतों की ऐसे भी चर्चा होती है कि मतलब ये जूते 80,000 के हैं, जो सेलिब्रिटी शूज होते हैं। अच्छा, और जनरली ये भी देखा गया ना कि कुछ लोग, जैसे आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस का मैं वो पॉडकास्ट देख रहा था या सुन रहा था उनके इंटरव्यूज, तो लगभग लोग जो हैं वो कमाने के बाद, क्योंकि मेंस को समझ नहीं आता है हम कहाँ खर्चा करें। लड़कियों का अच्छा है कि ड्रेस ले लेंगे, ट्रिप पे चले जाएंगे, श्रृंगार का कुछ ले लेंगे या मोबाइल ले लेंगे, बहुत सारी चीज़ होती है, घर पे खर्च कर लेंगे सजावट के। लड़कों को समझ ही नहीं आता है हमारे पास क्या होता है, एक फुल पैंट, एक फुल शर्ट, अब हम खर्चा करते हैं जूतों पे। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि मतलब हमारे इलाके में 80,000 के जूते आपने ले लिए और आप एक पंगत में चले गए भंडारे में। ध्यान खाने पे रहेगा कि जूते पे रहेगा, और नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल घटी। और दुख ये भी होगा कि अगर जूते चले गए किसी के पैरों के साथ, तो इस बात का दुख रहेगा कि जो लेकर गया है उसको रियलाइज भी नहीं है कि वो 80,000 के जूते पहने हुए हैं। फिर तो वो कहीं भी पहन के घूम रहा है, नालियों में कूद रहा है वो। एक बार क्या हुआ, मैं अपने उस टाइम पे, ये बात है 2011-12 के आसपास की है, तब हमारी उतनी मतलब वैल्यू उतना नहीं था पैसों का, क्योंकि थे ही नहीं पैसे। तो उस टाइम पे हमारे लिए 250-300 का जूता बहुत ज्यादा हो जाता था। तो उस टाइम पे मैंने बहुत मैनेज करके बहुत पैसे बचा के 800 का एक जूता लिया। फिर दोस्त के भैया की शादी में गया, बारात में जूता उतार के खाना खाया, बाहर आया, 3 चप्पल थी, मेरा जूता गायब था। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने 500 के ऊपर जूते नहीं लिए। बहुत जान जलती है उसमें। हाँ, नहीं, अब तो एआई का जमाना है ना, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि 80,000 के जूते आप सवेरे उठें तो जूते खुद चल के आए कि मालिक पहनो। हाँ। हाँ। अच्छा, एक और चीज उसमें है भाई, जूते माना जाता है कि जूते एक ऐसी एक्सेसरी है कि सबसे कम मेंटेनेंस लगना चाहिए उस पे। अब 80,000 के जूते
तो उतना भी ध्यान रखो। मतलब क्या पता कल को कोई आविष्कार कर दे कि हमने वाटरप्रूफ टॉवल बनाया है। हाँ। और इस पे एक ये भी दिक्कत है ना कि जूते शक्ल से मैच भी तो करने चाहिए। अब जैसे मैं हूँ, है ना, 80,000 के जूते अगर मैं पहन भी लूं, मैं बताऊंगा तो लोग बोलेंगे अच्छा ये नेकी की दीवार से उठा के तो नहीं ले आया। तो ये भी एक दिक्कत आ जाती है कि हम लोग चाह के नहीं पहन पाएंगे 80,000 के नहीं, जूते। एक तो वो भी है ना कि ये 80,000 के जूते, 1.25-1.5 लाख का फोन, 2.5 लाख की घड़ी, ये ऐसी चीजें लेने के बाद प्रेशर रहता है कि बताएं। हाँ। ये वैसा ही है जैसे बुलेट पे लोग साइलेंसर लगाते हैं जो, हाँ। ये मजबूरी हो जाती है। हाँ, ये मतलब प्रेशर रहता है कि बताएं भाई 80,000 का है। पता तो चले। हाँ। हाँ। तुम्हारा आईफोन है? हाँ, जब लड़कियां नेल्स करवाती है तो जब बात करती है तो हाथ को बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके जेस्चर करके करती है ताकि पता चले, कोई नोटिस करे, अरे आज कुछ अलग लग रहा है। हाँ, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक जूतों का रिश्ता शादी से भी है, क्योंकि शादी में जूते चुराए जाते हैं, एक रस्म होती है। बहुत गाने वगैरह भी बने उस पे, बहुत नोकझोंक भी होती है, और दोनों पक्ष बड़े खुश रहते हैं कि जो वर पक्ष है, तो दूल्हा खासतौर से वो कहता है अरे मांग तो 15 रहे थे, हमने 10 में ही सेटल कर लिया मामला। और वो पक्ष भी बड़ा खुश रहता है कि नहीं हम तो 10 निकाल रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों, तो जूते का एक किस्सा है, और एक किस्सा, एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद है। कल मैं न्यूज पे देख रहा था, राजस्थान का मामला है, जूते चुराई पे ही, कि शादी हो रही थी, पूरी रस्म हो गई, जूते चुराए गए। जूते चुराने के बाद 15,000 मांगे गए सालियों के द्वारा जीजा जी से। उन्होंने मामला सेटल किया कि अरे यार ये थोड़ी ना होता है, मामला जैसे तैसे रफा दफा करेंगे, 5,000 तक सेटल किया गया। अब जो जीजा जी थे, या शायद हाँ जीजा जी या फूफा जी रहे होंगे, हमारे यहाँ डेरहा बोलते हैं उसको, जो दूल्हे का खास ख्याल रखते हैं, राइट हैंड होते हैं उस टाइम पे। तो उनका पता नहीं किस बात पे दिमाग खराब हो गया, उन्होंने डिमांड रख दी, दूल्हे के लिए एक बुलेट चाहिए और 5 लाख कैश चाहिए। जब जूता तुम लोग चुरा सकते हो तो हम भी ये कर सकते हैं। अब इस बात पे लड़ाई इतनी बढ़ी कि लड़की वालों ने दहेज प्रताड़ना का केस लगा दिया। अब लड़के वालों ने, मतलब लड़के के पिताजी ने लड़की वालों पे केस लगा दिया कि मेरे बेटे को बंधक बना लिया गया है, और शादी फेरे हुए हैं, 1 घंटे में शादी टूट गई। तो ये भी एक बड़ा दिक्कत है जूतों के साथ कि, और बाद में ये पता चला जूतों के साथ नहीं, बंदे के साथ दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये आई थी कि राजस्थान उसको रस्म और कुरीति का फर्क नहीं पता। नहीं, दिक्कत ये आई थी, मतलब बात यहाँ से निकली कि राजस्थान में जूता छुपाई जैसा कुछ रस्म है ही नहीं। तो ये निकल के आया था उस समाज में जहाँ पर वो थे। नहीं, वैसे में तो प्री वेडिंग जैसा भी कुछ नहीं है, लोग उस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो जनरेशन की दिक्कत है। हम जैसे लोग प्रेशर में हैं प्री वेडिंग के चक्कर में। तो इसमें मतलब हिदायत यही है कि जिसको भी आप दूल्हे का राइट हैंड या डेरहा बना के ले जा रहे हैं, उसको पहले दहेज प्रताड़ना कानून बता दें। वो तो निकल जाएगा, दूल्हा फंस जाएगा। क्योंकि केस उस पे तो होगा नहीं, दूल्हे पे होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। शादियों में एक और बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश की शादी की, तो पहले नोट उड़े फिर होश उड़े, ऐसा कुछ मामला है। नोट असली थे? हाँ, असली थे, दूल्हा भी असली था। अच्छा, हाँ, तो होश तो उड़े ही थे। वैसे इंसिडेंस था क्या? मतलब 20 लाख रुपए उन लोगों ने उड़ाए हैं, एकदम जैसे फूल बरसाते हैं वैसे ही उन्होंने 20 लाख रुपए बरसाए। वो वारना नहीं होता कि शादी में बारात में कोई नाच रहा है, उसके ऊपर पैसे वार के उड़ाए जाते हैं, जिसको वो, मतलब वो भी एक आर्ट है कि सर पे लाइट रखी हुई है और उस लाइट को संभाले हुए वो पैसे उठा लो आप। ये बारात में जो लाइट लेके चलती है ना महिलाएं, वो करती हैं। तो ये 20 लाख जैसे आपने 20 लाख रुपए बारात में ही उड़े। अच्छा, बाकी खर्चा अलग है? बाकी खर्चा अलग है, ये बारात में 20 लाख के नोट तो सिर्फ उड़ाए गए। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर रहा हूँ, एक तो जो उड़ा रहा था वो होश में था। क्योंकि शादियों में ये भी एक केस रहता है कि पता चला वो भाई साहब भी अपने रॉ में है। तो वो कह रहा होगा ना, और दूसरा जो उड़ा रहा था पैसे उसके थे। अरे ये मेरा एक किस्सा हुआ था कि यूजुअली क्या करते हैं कि जो सबसे छोटी डिनोमिनेशन के नोट होते हैं ना, जैसे वो लेकर आए जाते हैं। जैसे 5 के नोट की गड्डी हो गई एकदम ब्रांड न्यू, और करारे, हार्ड करारे, या 10 के नोट ऐसे गड्डी लाएगा। अब 10 के नोट की गड्डी कितने की, मतलब 1,000 रुपए हुए। तो इस तरीके के वो तो कितना जाएगा, 1,000 जाएगा। 5 गड्डी दे दो तो 5,000, लेकिन उड़ते बहुत आराम से हैं वो, कि आप उड़ाते रहिए ऐसे करके। तो एक बंदे ने, दूल्हे के भाई ने लाके अपने दोस्त को बोला कि अभी उनके चाचा ये आएंगे, एक एक गड्डी सबको देने की है। तो उसने कहा ठीक है। दूल्हे का भाई ऑफ कोर्स काम में व्यस्त था। ये जो दोस्त था महाशय, 2-3 गड्डी इसी ने उड़ा दी। वो जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
अच्छा, दिक्कत ये उड़ा रहा है और बाकी सारे सोच रहे हैं वाह यार दिलेर आदमी, ये तो कोई आया है हमारी शादी में, देखो कितने नोट उड़ा रहा है, बाद में पता चला हमारे ही उड़ा रहा है। अच्छा, ये जो फूफा जी थे, जीजा जी थे, इनको उड़ाने थे, अब वो सोच रहे होंगे मेरे हिस्से का उड़ा रहा है, किसके हिस्से का उड़ा रहा है। हाँ, नहीं अगर उनको पता चलता हमारे उड़ा रहे हैं तो वो उठा रहे होते। अच्छा, इस पे फिर ये पहले पैसे उठाए जाएंगे, फिर उस आदमी को उठाया जाएगा जो उड़ा रहा है। हाँ। उसको फिर कोने में ले जाके पिनाया जाएगा धीरे नहीं, से। पैसे का एक और गेम है। यूजुअली क्या होता है ना कि जो डीजे बजा रहा होता है उसमें बैंड बाजा वाले सिस्टम में एक बेंजो वाला होता था। हाँ। तो बेंजो वाला ट्यून डिसाइड करता था गाना कौन सा बजेगा, और बाकी अक्सर बहुत सारे बैंड में लगभग 2-3 रिदम में सारे गाने निपटा देते थे। हाँ, तो बैंड का सेम ही रहता बेंजो वाले को आप बताइए, बेंजो वाले को पता रहता था बुक किसने किया है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वो होता था कि भाई इसी की सुनी जाएगी, और अक्सर जो बुक करता था वो 1-2 लोगों को डेजिग्नेट कर लेता था कि ये जो गाने बोले हैं ये ही बजाइएगा, दूसरे नहीं ना बजाइएगा। तो वो समझ जाता था कि हाँ नहीं बजाना है। तो फिर ऐसे में आप जाके उसको एक 50 की पत्ती टेकाओ तो आपका गाना बजा देगा वो। तो ये भी एक इस तरीके से अच्छा, भी... और इस पे ये होता था ना कि अगर आपने 20 का दिया है तो वो गाना सिर्फ मुखड़ा बजेगा, 50 का दिया तो अंतरे तक जाएगा गाना। हाँ, और वो उंगली को ना एकदम ट्रें करके लास्ट में, इसका मतलब गाना खत्म। और उसका कोड सारे जो बैंड वाले हैं वो समझ जाते थे। और जैसे जैसे आप उस शादी के द्वार के नजदीक पहुंचे तो पहले नागिन धुन बजेगी। हाँ, मस्त। तो सारे जो भी किंग कोबरा डोमी ढोड़िया सब बाहर आएंगे वहां सब पे अवतरित नाचेंगे। होते हैं, इच्छाधारी जो भी रहते और हैं। कोई 1-2 लोग रहते हैं जिनकी जेब से बाहर आता है रुमाल। हाँ, बीन। उसकी बीन बजा के। अच्छा, रात को बारात जब निकलती है अक्सर ये देखा गया है, जो लोग स्कार्फ का बीन बना लेते हैं उसको तवज्जो नहीं मिलती। जो सफेद रुमाल का बीन बजा रहा है तवज्जो उसी को मिलेगी। हाँ। क्योंकि वो हाईलाइट दिखता है अलग से। और फिर नए नए कपड़े, और अधिकतर देखा गया ना कि जो दोस्त हैं दूल्हे के उनमें से कोई 3 हैं जो पुराने कपड़े पहन के नाच रहे हैं, क्योंकि नागिन में नाचना है अपने को। हाँ, और यूजुअली अगर किसी ने रुमाल निकाल के वो बीन बना ली तो जो नाग बना है उस पे माता आ जाती थी। वो लोटने पोटने पता नहीं क्या करने लगता। अच्छा, फिर वो डसना वसना भी चालू हो हाँ, जाता था। सब आपको डांस करना आए नहीं आए, लेकिन शादी वाला डांस जरूर आना चाहिए। हाँ। ये important नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि मतलब आप डसने के लिए कूदे और लैंड किए किसी परिवार के महारथी के चरणों में तो वो चरणामृत भी मिल जाते थे वहीं से। तो अच्छा, पहला शक ये होता है ना, ये तेरा दोस्त पी के आया है क्या? हाँ। जैसे पिछले साल एक दोस्त की बहन की शादी थी, तो हम लोग गए थे चुलमाटी में, बारात निकली हुई थी, सब नाच रहे थे, मायन वगैरह सब रस्म हो गई थी। अब हम लोग, दोस्त बोला कि यार कोई नाच नहीं रहा, तुम लोग नाचोगे तो देख के बाकी लोग नाचेंगे, क्योंकि जीजा और फूफा ऐसे प्रजाति हैं जिनको खींचना पड़ता है कि भाई आप नाचो। मन उनका भी है लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो बेचारा बिजी था, हम लोग गए नाचने के लिए। अब हम लोग खींच रहे हैं, अरे बड़े पापा आओ ना, नाचो ना, नाचो ना। अब वो हमारे दोस्त के पास गया, डांस पे नहीं आया, दोस्त के पास गया, बोलता है कि ये सारे जो तेरे दोस्त आए हैं 2-3 लोग, ये लोग पी पा के आए हैं क्या? लेडीज हैं उधर, उधर नाचने मत बोल। अब वो देख के हंस रहा है, वो बता भी नहीं रहा कि ये लोग नहीं पीते हैं। नहीं, इस पे तो वो भी रहता ना कि एक तो दूल्हे की गाड़ी होती है। हाँ। जिसपे सबकी निगाहें होती, रास्ते से गुजर रहा है वो भी एक नजर देखना चाहता है दूल्हा कैसा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से वो खुली गाड़ी और घोड़ी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट आया होगा कि देख लो भाई इस टाइप का है ये। टिकट नहीं लगानी पड़ेगी। हाँ, तो ये एक वो रहता है। एक गाड़ी उस पूरी बारात से थोड़ी दूरी बना के चल रही होती है, जिसके पास युवा ऊर्जा का अच्छा खासा जमावड़ा होता है। तो युवा उस गाड़ी तक जाते हैं, उस गाड़ी में मत्था टेकते हैं, हाँ, फिर वापस आते हैं और दुगनी ऊर्जा से वापस आते हैं। तो आके फिर वो जो मैदाने बारात है वो वहां पे कूद जाते हैं जंग की तरह। फिर थोड़ी देर बाद अपनी एनर्जी वहां खर्च करके फिर जाते हैं उस गाड़ी के पास। तो कुछ विशेष ऊर्जा का वहां पे स्रोत होता है। हाँ, कुछ लोगों को लगता है ना कि ये गिव्स यू विंग्स वाली बात वहां पे थोड़ी ना है। और उस गाड़ी की व्यवस्था जो कर रहा होता है उस दिन उसको जो इज्जत मिलती है। अच्छा, उस गाड़ी के आसपास अभी देखा गया 2-3 लोग ऐसे चलते रहते हैं सिक्योरिटी की, भाई कोई भी आएगा दूर रखना है पहले तो 3 कदम। हाँ, तुम लोग देखोगे। और कोई बहुत ज्यादा ही श्रद्धा भाव से उस गाड़ी में मत्था टेक ले अगर, तो फिर एक बाइक निकलती है, एक आदमी उसको राइड करने के लिए आगे बैठता है। जिसने बहुत श्रद्धा भाव से उस गाड़ी में मत्था टेका उसको बीच में बिठाया जाता है, एक पीछे बैठता है और उसको उस बारात से कहीं दूर छोड़ के आते हैं कि ये वापस ना आए यहाँ पे। यार ये बड़ा अलग सा तिकड़म होता है फिर। हाँ, करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो
भरोसा नहीं ना कि मतलब जाके दूल्हे के पिताजी को कह दे तू मेरा भाई है। और इस पे ये जिम्मेदारी होती है ना जो छोड़ने गए हैं कि भाई इसको बारात में रिटर्न नहीं आना है, ऐसी जगह पे छोड़ना, खिलाना वहीं पे ताकि खाने के बहाने हाँ, से मत उसके आ जाए। खाने वगैरह की व्यवस्था की जाती है, लेकिन ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि और अगर उसको कहीं छोड़ दो तो वो जिस श्रद्धा भाव से गया होता है वो वापस आ नहीं पाएगा वो। हाँ। अच्छा, इसमें वो भी रहता है कि जिस हाल में रहता है यूजुअली उसको उसके घर भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो लोग ये सारी चीजें मैनेज करते हैं, कितना मतलब यार ये है कि कितना सोच समझ के करते हैं सारी चीजें। हाँ, ये नहीं, वो एक तो है कि दोस्तों का ना ये एक एटिकेट ये रहता है कि शादी में मस्ती भी पूरी की जाएगी, शौक भी पूरे किए जाएंगे, लेकिन उस डिग्निटी को भी मेंटेन किया जाएगा, वो ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि जिसके दोस्त आए हैं वो तो घोड़ी पे बैठा है। हाँ। और ऐसा बैठा है कि उतर नहीं सकता, क्योंकि वो बैठा नहीं है, बैठाया बैठाया है। जो घोड़ी लेके आता है वो बैठाता है उसको। हाँ, और कई बार तो फिसल के गिरे मत, तो बांध दिया जाता है कहीं से, भैया ये छोड़ना नहीं है, पैर यहाँ घुसा के रखने हैं। वो बेचारा देख रहा है यार जूता खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो डर, एक्साइटमेंट और एक फेक मुस्कुराहट एक साथ देखनी है अगर आपको एक चेहरे पे, तो घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा है। और फिर एक दोस्त आएगा जो शायद उस श्रद्धा भाव को छू के आया है उस गाड़ी से, या नहीं छू के आया पता नहीं, वो आके घोड़ी वाले को देगा 100 रुपए। हाँ, कि घोड़ी को और कहेगा नचाना है। घोड़ी को नचा। अच्छा, ये अक्सर देखा गया, घोड़ी पे दोस्त बैठा हुआ है, ठीक है, जब 2-3 बार माथा टेक लिया जाता है गाड़ी पे और फिर आया जाता है, तो एक तगड़ा, हर ग्रुप पे एक दोस्त रहता है जो बहुत तगड़ा रहता है, वो आएगा, घोड़ी से उतारेगा, अपने कंधे पे बिठाएगा। हाँ। भाई घोड़ी क्या कम थी जो तू अपने कंधे पे बैठा लिया, अब दूल्हा डर रहा है, ये नहीं, नशे में है। यही वो मोमेंट होता है जब पहली बार बारात में दूल्हे को ये रियलाइज होता है कि घोड़ी वॉज कंफर्टेबल। क्योंकि ये भाई साहब चारों दिशाओं में हिल रहे हैं। हाँ। और इनके कंधे पे इनको बैठा दिया गया। और गलती से अभी नागिन धुन ना बच जाए, हाँ। वरना तो ये लोटेगा। और ये भी हो सकता है कि वो मतलब चलते चलते अचानक गुरुत्वाकर्षण को भी प्रणाम कर दे। हाँ। तो दूल्हा जो है धराशायी होता हुआ अच्छा नहीं लगता है किसी भी बार। यहाँ तक तो फिर भी मुझे लगता है ठीक रहता है, लेकिन आजकल इतनी नई नई तरकीब आ रही है शादी में, एंट्री होगी तो फिर बहुत अलग हाँ। अलग वे से, ऊपर से आ रहे हैं तो इधर से आ रहे हैं, पानी के बीच में, तो बहुत मैंने किसी शादी में देखा था कि मतलब अलग अलग जो एंट्री होती है ना, कि ऐसे तो दूल्हा दुल्हन को ऊपर से उतारना था, कुछ जुगाड़ किया होगा, नहीं बना, कुछ ऐसा है। तो वो जो 3D मशीन आती ना, जेसीबी कहते हैं हमारे यहाँ जिसे, हाँ। तो उसके फावड़े में बैठा के उसको फावड़े को सजाया गया था प्रॉपर। अच्छा, हाँ, तब ठीक है। लेकिन फिर भी, और वो जेसीबी वाले ने काट और दूल्हा अच्छा, और वो फेस पे एकदम हाँ। फेस स्माइल, और वो डरते रहता है एकदम। अरे वो चिंता ज्यादा दिख जाती है, फिर झुर्रियां नहीं दिखती है मेकअप की वजह से, लेकिन चिंते की लकीरें हाँ। दिखती रहती हैं। और वो तो भला हो जेसीबी वाला कैसे ऑपरेट किया स्मूथली, वरना तो वो झटका मार के चलता है जेसीबी सामने से। हाँ, नई जेसीबी रही होगी। हाँ, लेकिन फिर भी इतना स्मूथ उसको लैंड मैं कराना। तो यही सोच रहा हूँ कि अगर वो जेसीबी चलाने वाला निगम का होता तो वो जैसा चलाते हैं ना, तो इस तरीके की लीवर काफी उसका चीजें जो है। होती हैं। बहुत सारे शादियों के इस वक्त अनुभव आपके भी होंगे, क्योंकि बहुत सारी शादियां हो रही हैं और इन शादियों में अलग अलग आप भी चीजें देख रहे होंगे। क्या कुछ आपने देखा है, कमेंट करके बताइएगा। बात खाली की, ये जो खाली बात हमने की है कैसी लगी ये भी बताइएगा। फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।